वेलकम फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पल्स साइंस क्लासेस पर स्वागत है। मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप लोग के लिए एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि केवीएल और केसीएल पे बेस्ड है। यानी कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि किरचॉफ्स लॉ किस प्रकार से वर्क करते हैं। एक था केसीएल और एक था केवीएल। आज उसका अप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग उसका अप्लीकेशन पढ़ेंगे कि विटस्टोन ब्रिज क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। साथ ही पढ़ेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है विट स्टोन ब्रिज। ठीक है, नाम है इसका इस तरह से एक्चुअली होता है और ये ब्रिज क्यों कहलाता है तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली विट स्टोन ब्रिज जो है केसीएल और केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ पे बेस्ड होता है। चलिए बच्चों, तो आज देखते हैं तो क्या है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस इन विच थ्री given resistance in which one unknown resistance are calculated in the terms of three given resistance। यानी कि यह क्या है, चार प्रतिरोधों का एक संयोजन होता है जिसमें कोई तीन प्रतिरोध के आपके वैल्यू दिए जाते हैं और आपका किसी चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब इस पूरे सर्किट में लगा क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हम बात फिर से कह रहे हैं कि आप लोगों को कि विटस्टोन ब्रिज जो है आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, आइए फिर तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर रेजिस्टेंस इन विच द वैल्यू ऑफ वन अननोन रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ थ्री अदर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चार प्रतिरोध में से किसी एक प्रतिरोध की वैल्यू जो होती है हमको पता करनी होती है और तीन दिए गए प्रतिरोध के टर्म्स में। ठीक है, चलिए आइए यहाँ सर्किट को देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम में देखेंगे आप कि R1, R2, R3 और R4 यहाँ पर हमारे पास चार रेजिस्टेंस लिए गए हैं। ठीक है, अब चार रेजिस्टेंस लिए गए हैं जिसमें बी और डी पॉइंट के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जब भी गैल्वेनोमीटर के ब्रांच से अगर करंट पास करता है, ठीक है, तो इस नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है जो हमें बताता है कि इसमें करंट है या नहीं है। अगर करंट इसमें नहीं होगा, इसमें करंट जीरो होता है तो नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बी और डी के बीच में मेरा एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, जबकि ए और सी के बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करी जाए कि वेटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए एक पुल की तरह बन रहा है, यहाँ एक पुल बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको वेटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी तीन रेजिस्टेंस R1 हो, R2 हो, R3 या R4 में से कोई एक हमको पता करना होगा और कोई तीन हमें दिए होंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, कैसे केवीएल हमारा वर्क करेगा और कैसे केसीएल वर्क करेगा। ठीक है, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे ही बैटरी हमने लगाया तो इधर देखिए प्लस, यहाँ से करंट आई करंट आएगा जो पॉइंट ए से आने के बाद I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। जैसे करंट आएगा तो I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। अब ये I1 करंट R1 से जाएगा और R2 से भी जाएगा, इस बात को ही हम लोग को चेक करना है। फिर ये I2 करंट R3 से भी जाएगा और R4 से भी जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं किस तरह से सर्किट को कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब किस तरह से इसके कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म में एक्सप्रेशन निकालेंगे कि किस तरह से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो वेटेशन ब्रिज में हमारे पास चार अननोन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 और R4। तो आइए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, केवीएल और केसीएल को समझते हैं। ठीक है, देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप देखो यहाँ से जो आई करंट आया इधर जा रहा है I1 और इधर आ रहा है I2। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो पॉइंट VD है और VD है, VB और VD है, दोनों का वोल्टेज एक ही हो, दोनों सेम वोल्टेज पर हो, तो जब वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट तो B से D की ओर जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर यही मानने जा रहे हैं कि अगर वोल्टेज एट B पॉइंट एंड वोल्टेज एट D पॉइंट आर इक्वल तो आपकी कोई करंट इधर से इधर की ओर या इधर से इधर की ओर नहीं जाएगी। यानी ये करंट I1 इस R1 से भी पास करेगा और R2 से भी पास करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका I1 आ जाएगा। ठीक, फिर से अगर इधर से ये I2 करंट इससे भी जाएगा और R4 से भी जाएगा और ये दोनों मिलके वापस निकल जाएंगे, वापस I बन के निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो देखते हैं
फ्रॉम सर्किट किस तरह से हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। सबसे पहले बात करी जाए तो आते हैं, देखिए केवीएल हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ देखिए वी और वी ओम्स लॉ से मैं लिख सकता हूँ कि वी माइनस वी, ठीक है। अब जानते हैं वी और वी, यानी वी और वी के बीच का वोल्टेज होगा I1 R1। कितना होगा I1 R1, ठीक है। ऐसा क्यों, तो आप जानते हैं ड्रॉप, दो पॉइंट के बीच का ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है, तो हम लोग I1 R1 लिखेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग लिखना चाहेंगे तो VB और VC के बीच का लिखना चाहेंगे, तो VB माइनस VC बराबर क्या होगा I1 R2, ठीक है। VB और VC क्या होगा I1 R2, ठीक है। तो हम लोगों ने दो इक्वेशन लिखा, VA माइनस VB बराबर होगा I1 R1, ठीक है। फिर होगा VB माइनस VC बराबर I2 सॉरी I1 ही जाएगा इससे और R2, तो I1 R2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। सिमिलरली इस प्रकार से इधर भी हम लिख सकते हैं VA माइनस VD, ठीक है, VA माइनस VD, ठीक। तो VA माइनस VD कितना लिख सकते हैं, तो VA माइनस VD लिख सकते हैं, ये रहा VA माइनस VD। तो यहाँ से I2 करंट जा रहा है और कितना है रेजिस्टेंस R3, तो I2 R3, ठीक है। सिमिलरली VD माइनस VC कितना होगा, तो VD माइनस VC ये कितना होगा, तो देखिए इधर से जो करंट आया है वो I2 करंट है, देखो ये I2 सेम से जाएगा, ठीक है। तो I2 R4। अब हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर चेक करते हैं, अब यहाँ से एक और इक्वेशन हम लोग लिखने जाना है, क्योंकि हम लोगों ने शर्त ही माना है कि जब V वोल्टेज एट पॉइंट B इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट D, इस केस में दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 0 है, कोई करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जाएगी। और जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 पास करता है, उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड माना जाता है। बैलेंस्ड की मतलब होता है कि वो संतुलित अवस्था में है, यानी कि ब्रिज आपका संतुलित है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर इधर की ओर कोई करंट, यानी पॉइंट B से D की ओर कोई करंट नहीं जाएगा, इसके लिए शर्त क्या होगा, वोल्टेज एट पॉइंट B इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट D, ठीक है। यहाँ पर शर्त है कि हम लोग लगाना चाहेंगे कि सिंस IG इज इक्वल टू 0, IG 0 है, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब होगा कि वोल्टेज एट पॉइंट B इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट D, ठीक है। यहाँ पर उसको क्वेश्चन 5 मानेंगे, यानी कि B और D के बीच का वोल्टेज 0 है, इसका ये मतलब कि IG यानी गैल्वेनोमीटर करंट कितना है 0, ठीक है। हमारे पास 5 इक्वेशन हुए। अब हम लोग कुछ इक्वेशन को एक दूसरे से रिप्लेस करके इसको हम और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा VB बराबर है VD के, ठीक है, VB बराबर है VD के, और अगर हम लोग VB को VD से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि VB मेरा बराबर है VD के, तो VB की जगह VD रख देंगे, हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन थर्ड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम कुछ ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। अब हम इस इक्वेशन को और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और ब्रिज किस प्रकार से बैलेंस होगा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, तो फ्रॉम 1 and 5 में क्या है कि VA तो ठीक है, VB की जगह अगर हम लोग VD रखते हैं तो मेरा इक्वेशन जो बनेगा VA माइनस VD इज इक्वल टू I1 R1। अब ये इक्वेशन होगा 6। इसी प्रकार से सिमिलरली
अगर हम लोग वी डी माइनस, तो यहाँ देखिए वी डी माइनस वी सी है, तो क्यों हम वी बी की जगह अगर वी डी रख दें, यानी कि इस बार हम फ्रॉम 2 and 5 चलेंगे, फ्रॉम 2 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5। इस बार देखो ये वी बी की जगह हम लोग वी डी को रख देने वाले, क्या रख देने वाले, वी डी को। क्या फ़ायदा होगा इससे वहाँ भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो I2 R2, ठीक है। अब आइए, सॉरी I1 R1, I1, ठीक है, तो I1 R2। अब हमारे पास, अब देख सकते हैं हम लोग कि अब आइए इस इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं 7, इक्वेशन 7, ठीक है। अब देखा जाए तो LHS की बात करी जाए, 6 नंबर इक्वेशन जो है उसका LHS और फर्स्ट नंबर इक्वेशन, सॉरी यहाँ थर्ड नंबर इक्वेशन है उसका LHS बराबर है। सिमिलरली फोर्थ नंबर का LHS और सेवन्थ नंबर का LHS भी बराबर है। तो अब देख सकते हैं हम लोग फ्रॉम देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, तो थर्ड और फर्स्ट का LHS आपका बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर, फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट। तो देखिए दोनों में है वी ए माइनस बी डी, यहाँ पर भी है वी ए माइनस बी डी। तो अब यहाँ से हमारा होगा कि क्या होगा, तो I1, या थर्ड और फर्स्ट नहीं कह के आप कह सकते हो थर्ड और सिक्स्थ, ठीक है। तो थर्ड और सिक्स से क्या होगा, तो यहाँ थर्ड के इस साइड क्या है I2 R3, और ये बराबर होगा किसके, I1 R1 के। यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग के पास आएगा I2 बट्टे I1 बराबर होगा R1 बट्टे R3। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आया जिसको इक्वेशन नंबर हम लोग कहेंगे 8, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अभी एक और इक्वेशन निकालना है, फिर मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो का भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये मेरा 8 नंबर इक्वेशन है। एक और इक्वेशन बनेगा हमारा किस इक्वेशन से, तो इक्वेशन 4th और इक्वेशन 7th। देखिए दोनों के LHS बराबर है, बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो आइए ज़रा चेक करें हम लोग। तो अब हम लोग फिर से लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7, फ्रॉम 4 and 7, 4 और 7 का क्या होगा, दोनों का LHS साइड देखिए बी डी माइनस बी सी, कहीं ना कहीं बराबर है। तो अब इसका क्या होगा, I2 R4, बराबर होगा I1 R2 के। यहाँ से अगर फिर से हम I2 के साइड अगर हम लोग I1 को लाते हैं तो इस बार क्या होगा हमारे पास R2 बट्टे R4, क्या होगा R2 बट्टे R4। अब आइए इसको इक्वेशन नंबर मानिए 9, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहेंगे एक चीज़ अगर आप, तो देखिए आपके जो 8 नंबर इक्वेशन का LHS है और आपके 9th नंबर इक्वेशन का जो LHS है फिर से ये बराबर है। देखो आप I2 बट्टे I1, अगर ये आपस में बराबर है तो R2 बट्टे R4 बराबर होना चाहिए R1 बट्टे R3 के, ठीक है। और ये ज़रा चेक करें। अब 9 फाइनली हम लोग लिखने जा रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 8 and 9 और 9th के LHS सेम देख लो आप, I2 बट्टे I1, इधर भी I2 बट्टे I1। यहाँ से हम लोग लिखना चाहेंगे तो R2 बट्टे R4 बराबर हो जाएगा R1 बट्टे R3। अब इसको आप किसी तरह से भी चेंज कर सकते हैं, इसको लिखने के हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, और यही वो शर्त है जिसमें ब्रिज आपका बैलेंस्ड कहलाता है। ठीक है, ब्रिज आपका बैलेंस्ड कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R4 इंटू R1 बराबर लिख सकते हो आप R2 इंटू R3, कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यही आपका फाइनल रिजल्ट आया। व्हीटस्टोन अगर बैलेंस्ड है तो उस समय यही शर्त होते हैं 4 रेजिस्टेंस के। इसको आप उलट भी सकते हो, R4/R2 बराबर R1/R3। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, R1/R2/R1 बराबर R4/R3। तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका था व्हीटस्टोन ब्रिज, जो फुल्ली बेस्ड था KVL और KCL पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ पर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।